एक ने हत्या की तो दूसरे ने बलात्कार किया, तीसरे ने हत्या का प्रयास किया तो चौथे ने अपहरण कर लिया। ये सारे लोग लिख कर देते हैं कि हां, हम पर ये आरोप लगाए गए और यह केस चल रहे हैं। और ये चारों लोग आपके पास आते हैं कि हम में से आप किसी एक को चुन लीजिए, हम में से कोई इस देश का कैबिनेट मिनिस्टर बन जाएगा, कोई राज्य का कानून मंत्री बन जाएगा, बस आप चुन लीजिए। और आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता है। जब आप फहरिस्त देखना शुरू करते हैं तो हर दूसरा व्यक्ति आपको अपराधी नजर आता है और बाकायदा हलफनामे में लिखकर वो शख्स देता है कि हां, मेरे ऊपर हत्या का आरोप है, हां, मेरे ऊपर बलात्कार का आरोप है, हां, मेरे ऊपर हत्या के प्रयास का आरोप है। तो कोई कहता है मेरे ऊपर अपहरण का आरोप है, और कोई कहता है कि हां, हमने डकैती डाली है और डकैती का आरोप लगा दिया गया। लेकिन आपको इन्हीं में से किसी एक को चुनना है, तो आप करेंगे क्या? भारत की संसदीय राजनीति मौजूदा वक्त में इसी मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। शर्म इस बात को लेकर होनी नहीं चाहिए कि इस देश में बिहार जैसे राज्य में वह शख्स कानून मंत्री बन गया जिसे सरेंडर करना था अपहरण के मामले में अदालत के सामने, और वो मंत्री बन गया, वह भी कानून मंत्री। और इसका जिक्र करने के लिए इस देश के पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद सामने आ गए। उन्होंने कहा, देखिए बिहार में जंगल राज आ गया है। लेकिन एक क्षण के लिए इस देश में ऊपर से लेकर नीचे तक अगर रविशंकर प्रसाद जी देख ले तो फिर हैरत में पड़ जाएंगे कि मोदी कैबिनेट के भीतर भी हत्या के आरोपी मंत्री हैं, और तो और हत्या का प्रयास करने वाले 4 लोग मंत्री हैं। डकैती करने वाले का जिन पर आरोप है वह भी मंत्री हैं। यानी पार्लियामेंट के भीतर हो, विधानसभा के भीतर हो, राज्य दर राज्य परिस्थिति हो, हर कोई इस देश में हर दूसरा शख्स अपराधी है, अपराधी के आरोपी हैं। उनका केस अदालत में चल रहा है और चुनाव लड़ने वही सामने आते हैं। हमें आपको उन्हीं में से एक को चुनना है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जितने इस देश के विधायक और सांसद हैं उनके खिलाफ तकरीबन 5000 मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो क्रिमिनल केसेस हैं। उनको कैसे निपटाया जाए, कोई मैजिस्ट्रेट लेवल पे हैं, कोई सेशन कोर्ट में चल रहे हैं, लेकिन निपटाना तो जरूरी है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2015 में पार्लियामेंट में ये रोना रो रहे थे, और उससे पहले 2014 में भी उन्होंने सेंट्रल हॉल में भाषण देते वक्त आंसू इसी बात को लेकर बहाए थे कि दरअसल जो क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं सांसदों के खिलाफ, उन केसेस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और उसकी सुनवाई होनी चाहिए, जिससे आने वाले वक्त में पार्लियामेंट लहलहा उठे ईमानदार लोगों से। लेकिन 2014 की तुलना में 2019 में अपराधी के आरोपियों की तादाद पार्लियामेंट के भीतर बढ़ गई, राज्य दरबार बढ़ती चली गई। और आज बहस इस बात को लेकर हो रही है कि दरअसल गुजरात में तो जो हत्या के दोषी थे, बलात्कार के दोषी थे, 2002 के दंगों के दौर के दोषी थे, उन्हें क्षमादान दे दिया गया, उन्हें रिहा कर दिया गया। और जिस कानून का जिक्र किया गया वह कानून है ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस आज कच्चा चिट्ठा लेकर सामने आ गई कि 1992 के जिस नियम कायदे का जिक्र किया जा रहा है कि क्षमादान राज्य कर सकता है, वह नियम कायदे कानून गुजरात में ही 2013 में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तभी समाप्त कर दिए गए। तो फिर कैसे रिहाई हो सकती है? यानी एक तरफ अपराधियों की रिहाई है, दूसरी तरफ अपराध के आरोपी का कानून मंत्री बनना है। लेकिन इस देश की फहरिस्त देखिएगा और जो एडीआर की रिपोर्ट अलग अलग तथ्यों को लगातार नापती जोखती है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, उसने अपने तौर पर जो तमाम दस्तावेजों को जमा किया, हलफनामों को परखा, और इलेक्शन कमीशन के जरिए भी जो हलफनामे जारी किए गए, हमने सभी के दस्तावेजों को निकालने की कोशिश की। हमारी टीम इसमें लग गई और उसके बाद पता चला कि क्या मोदी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर, क्या संसद के भीतर बैठे हुए सांसद और क्या राज्य दर राज्य की परिस्थिति कितनी विकट हो चली है, उसमें वाकई जनता के सामने कोई विकल्प बचता नहीं है कि कोई ईमानदार तो निकल कर आए। हर कोई दोषी है, कोई तड़ीपार है, किस पर हत्या का आरोप लगा हुआ है, कोई हलफनामा दायर कर रहा है। हां,
हमारे ऊपर डकैती का आरोप है,